हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के एंड में हम इसके आंसर्स को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए? ऑप्शंस हैं सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डाउटफुल या फिर लॉस एसेट्स। दूसरा क्वेश्चन है, a term loan becomes NPA if its interest or installment of principal remains overdue for a period of more than. ऑप्शंस हैं 30 days, 60 days, 75 days या फिर 90 days। ये क्वेश्चन अभी नेट के एग्जाम में जो कि जून में हुआ था उसमें इसको पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। बैंकिंग में एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सबसे पहले बात करते हैं कि एसेट्स बैंक के लिए क्या हो सकती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो बैंक को इनकम जनरेट करती है, विच जनरेट्स इनकम फॉर बैंक, इट इज कॉल्ड एन एसेट। अब जो भी लोन्स एंड एडवांसेस बैंक्स देते हैं ये इसकी इनकम जनरेट करते हैं। कौन सी इनकम जनरेट करते हैं? तो इंटरेस्ट। जो भी लोन्स या एडवांसेस बैंक्स देते हैं उस पे उनको इंटरेस्ट जनरेट होता है जो कि उसकी इनकम होती है। इसलिए लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? बैंक के लिए उनकी एसेट होते हैं। और बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके की है इसका वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर एनपीएस होते हैं, क्योंकि एनपीए का जो इम्पैक्ट होता है वो बैंक्स की स्टेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। तो अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है, अगर कोई लोन एनपीए हो जाता है तो वो क्या करता है? इनकम का लॉस होता है उसकी वजह से बैंक्स को, क्योंकि अब जो लोन एनपीए हो गया है वो क्या करेगा? इनकम को जनरेट नहीं कर पाएगा। अब एनपीए होने की वजह से एक प्रॉब्लम तो ये होती है कि बैंक की इनकम का लॉस होता है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती है कि बैंक को कुछ एक्स्ट्रा मनी अलग से रखना पड़ता है अपनी एसेट्स के पॉसिबल लॉसेस को कवर करने के लिए। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? ऐसे एसेट्स जो बैंक के लिए इनकम जनरेट नहीं कर पाते हैं, which ceases to generate income for the bank. Such assets are known as non-performing. तो एनपीएस क्या है? वो लोन्स हैं जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने बोरोवर को दिया है। बोरोवर अब उसका जो इंटरेस्ट का पेमेंट है या प्रिंसिपल अमाउंट का पेमेंट या दोनों के पेमेंट में जब बोरोवर डिफॉल्ट करता है या डिले करता है तो वो लोन एनपीए बन जाता है, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है। सिंपल टर्म में हमें क्या ध्यान रखना है कि नॉन परफॉर्मिंग कोई एसेट कब बनता है? जब वो बैंक के लिए कोई भी इनकम जनरेट न कर पा रहा हो तो वो नॉन परफॉर्मिंग होता है। एसेट क्या थी बैंक की? लोन। लोन पर उसको क्या इनकम मिलना है? इंटरेस्ट मिलना है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट मिलना है। तो जब कोई लोन दिया गया है, बैंक या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने जब बोरोवर को लोन दिया है, वो बोरोवर जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या दोनों अमाउंट को पे करने में डिफॉल्ट करता है, यानी पे नहीं कर पाता है या फिर डिले होता है, तो सच एसेट या सच लोन इज टर्म्ड एज एनपीए। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि आरबीआई के हिसाब से कोई भी एसेट को हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट तब मानते हैं जब उस पर इंटरेस्ट या जो लोन का रीपेमेंट होना है वो 90 दिन से ज्यादा अगर डिले हो रहा है तो उस केस में नॉन परफॉर्मिंग एसेट वो बन जाता है। An asset is identified as non-performing asset if the interest or loan repayment is delayed beyond, that is more than 90 days. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसेट्स की क्लासिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो एसेट्स देखिए दो तरीके के हो सकते हैं। पहला एसेट क्या होगा? परफॉर्मिंग एसेट, जिसको हम स्टैंडर्ड एसेट भी कहते हैं। पहला क्या हो गया? परफॉर्मिंग एसेट। दूसरा है आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट, दैट इज एनपीए।
अब परफॉर्मिंग एसेट या स्टैंडर्ड एसेट क्या है, नाम से क्लियर है, विच जनरेट्स इनकम, विच जनरेट्स इनकम फॉर द बैंक। ऐसी एसेट्स जो बैंक के लिए इनकम जनरेट करती हैं उसको हम परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं। अब बात आती है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या क्या होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, पहला है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा है डाउटफुल एसेट्स, तीसरा है लॉस एसेट्स। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स है। सब स्टैंडर्ड एसेट का मतलब है वो लोन जिनकी पेमेंट ओवर ड्यू है बिटवीन 90 डेज टू 12 मंथ्स। किसी लोन पर जो पेमेंट मिलना है वो अगर ओवर ड्यू है 90 दिन से 12 महीने तक के बीच में, तो ऐसे एसेट को हम सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। यहाँ पर इस स्टेज पर बैंक क्या करता है कि ये मान के चलता है कि बोरोवर ने अभी पैसा नहीं दिया है, लेकिन फ्यूचर में ये चांसेस हैं कि बोरोवर पैसा पेमेंट कर सकता है, तो इसको हम सब स्टैंडर्ड कैटेगरी का एसेट कहते हैं। अगला है डाउटफुल एसेट्स। आपका सब स्टैंडर्ड एसेट था, अगर ये नॉन परफॉर्मिंग कंटिन्यूड है, इट कंटिन्यूज टू बी नॉन परफॉर्मिंग बियॉन्ड 12 मंथ्स, बियॉन्ड 12 मंथ्स, यानी सिंपल भाषा में हम क्या कहें, एन एसेट विच इज एनपीए फॉर मोर देन 12 मंथ्स, 12 महीने से ज्यादा के लिए अगर एनपीए है तो उसको हम डाउटफुल एसेट की कैटेगरी में रखते हैं। अब ये जो डाउटफुल है ये 3 कैटेगरी का होता है। पहला होता है D1, दूसरा है आपका D2 और तीसरा होता है D3। D1 का मतलब क्या है, अगर एनपीए है अप टू 1 ईयर तो वो D1 यानी डाउटफुल 1 की कैटेगरी में जाएगा। दूसरा है डाउटफुल 2, ये होता है आपका 1 साल से लेके 3 साल तक के लिए। डाउटफुल कैटेगरी 2 इज फ्रॉम 1 ईयर टू 3 इयर्स। और D3 क्या हो गया आपका, बियॉन्ड 3 इयर्स, बियॉन्ड 3 इयर्स। अगर 3 साल से ज्यादा के लिए एसेट एनपीए है तो उसको हम डाउटफुल 3 की कैटेगरी में रखते हैं। और थर्ड है लॉस एसेट्स। लॉस एसेट्स का मतलब है वो लोन जिनको इवैल्यूएशन के बाद इवैल्यूएशन किया जाता है बाय द बैंक्स या फिर एक्सटर्नल ऑडिटर। बैंक्स इसका इवैल्यूएशन करते हैं या फिर कौन करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर। ये लोग क्या करते हैं, इसका इवैल्यूएशन करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, और जब ये पाते हैं कि जो लोन का अमाउंट है उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, उसकी रिकवरी नहीं हो सकती है, देन इट इज टर्म्ड एज द लॉस एसेट। तो लॉस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको इवैल्यूएट करके पता किया जाता है कि अब इनसे कोई भी पैसा रिकवर नहीं हो सकता है, लेकिन ये अभी रिटर्न ऑफ होने बाकी हैं। These are loss assets are to be written off. आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें और हम देख लेते हैं, जैसे कि स्पेशल मेंशन अकाउंट्स, जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे SMA। स्पेशल मेंशन अकाउंट में 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला है SMA 0। SMA 0 का मतलब है कि जहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों क्या है, ओवर ड्यू है फॉर द पीरियड ऑफ 1 to 30 डेज। अगर 1 दिन से 30 दिन तक के लिए प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट ओवर ड्यू रह गया है तो उसे हम स्पेशल मेंशन अकाउंट में अकाउंट 0 की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरा है SMA 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। यहां पर क्या होगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट क्या होगा, मोर देन 30 डेज, it is overdue for more than 30 days but less than 60 days। 30 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू हो लेकिन 60 दिन से कम या 60 दिन तक का हो, अगर ओवरड्यू है
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट, तो उसे हम SM में 1 की कैटेगरी में रखते हैं। थर्ड है आपका SM में 2, यानी स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी 2। अब इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट क्या होता है, मोर देन 60 days बट लेस देन। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 की कैटेगरी में क्या होगा, जब प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट 60 दिन से ज्यादा लेकिन 90 दिन से कम या उसके बराबर तक के लिए ओवरड्यू रहता है, तो उसको हम SMA 2 की कैटेगरी में रखते हैं। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या होते हैं? स्पेशल मेंशन अकाउंट्स को देखिए, NPA से हम मिक्स नहीं करेंगे। स्पेशल मेंशन अकाउंट्स NPA नहीं हुए हैं अभी, दे आर नॉट NPA, लेकिन इन पर जो अमाउंट है वो ओवर ड्यू है, अभी तक उसका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। दे आर ओवर ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड, दे आर नॉट येट NPA, अभी वो NPA नहीं हुए हैं, लेकिन इन पर जो पैसा है जो ओवर ड्यू हो चुका है वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखिए प्रोविजनिंग के बारे में बात की गई। शुरू में हमने देखा कि बैंक्स को क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा अलग से रखना पड़ता है। दे हैव टू सेट असाइड द मनी फॉर द लॉसेस, जो लॉस होने वाला है उसके लिए बैंक को पैसा अलग से करके रखना पड़ता है, जो NPA हो सकता है उनके लिए। इसी प्रैक्टिस को हम प्रोविजनिंग कहते हैं। When a bank has a non-performing asset, that means it has allocated more capital to cover these possible losses. अगर NPA हो रहा है, बुक्स में दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि बैंक को कुछ ना कुछ पैसा अलग से रखना पड़ेगा इस लॉस को कवर करने के लिए। और इस प्रोसीजर को जिसके थ्रू हम इस पैसे को अलग से रखते हैं उसे ही हम प्रोविजनिंग कहते हैं। दिस प्रोसेस of keeping aside this money is known as provisioning। ये क्यों किया जाता है, ताकि बैंक को फाइनेंशियल इफेक्ट जो पड़ेगा नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की वजह से उससे बचाया जा सके। प्रोविजनिंग से क्या होता है कि बैंक की जो कैपेसिटी होती है फॉर गिविंग न्यू लोन्स वो क्या होगी, रिड्यूस हो जाती है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जब वो प्रोविजनिंग कर रही है, कुछ पैसा फंड्स अलग से रख रही है, तो लेंडिंग के लिए जो पैसा होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। द मनी लेफ्ट फॉर लेंडिंग इज लोअर्ड और इट गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो यहाँ पर लोन अपॉर्चुनिटी लेंडिंग भी कम होती है। दूसरा, प्रोविजनिंग की वजह से बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। क्यों कम होती है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पैसा अलग से रखा जा रहा है लॉस को रिकवर करने के लिए, अगर उसको हम कहीं इन्वेस्ट कर देते, अगर बैंक उसको कहीं इन्वेस्ट कर देता तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि इंटरेस्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि वो बैंक की प्रॉब्लम क्या है कि उसको पैसा अलग से रिजर्व बना करके रखना है, प्रिकॉशनरी, उसका वो यूज नहीं कर सकती, उसको वो इन्वेस्ट नहीं कर सकती। तो इन सिंपल टर्म्स प्रोविजनिंग क्या है, तो प्रोविजनिंग इज अ प्रैक्टिस which is adopted by the banks in which they keep aside or they set aside certain portion of fund from their profit for NPAs। अब देखिए, जो भी प्रोविजनिंग की जाती है वो किस तरह से की जाएगी। तो हमने 3 कैटेगरी देखी एसेट्स की। पहला क्या था, सब स्टैंडर्ड एसेट। पहली कैटेगरी थी आपकी सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट में 10% तक का प्रोविजनिंग किया जाता है। तो जितना भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसका 10% प्रोविजनिंग किया जाता है इन द केस ऑफ सब स्टैंडर्ड एसेट्स। तो ये हो गए सब स्टैंडर्ड। दूसरे कौन से एसेट्स थे आपके, डाउटफुल एसेट्स। अब डाउटफुल एसेट की जब बात आती है तो इसमें 2 कैटेगरीज हो जाएंगी। पहला है आपका अनसिक्योर्ड और दूसरा क्या है, सिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड का मतलब क्या है, जिसमें कोई भी सिक्योरिटी से बैकअप नहीं है, तो यहाँ पर 100% प्रोविजनिंग की जाती है। दूसरा क्या है, सिक्योर्ड, यानी यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्योरिटी
रखी गई है। तो इसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। अगर 1 साल तक के लिए डाउटफुल है तो प्रोविजन कितना होगा? 20% का। अगर जो डाउटफुल कैटेगरी है वो 1 से 3 साल तक के लिए है तो हम प्रोविजन कितना करेंगे? 30% करेंगे। और तीसरा क्या है? मोर देन 3 इयर्स है, अगर मोर देन 3 इयर्स अगर डाउटफुल रह जाता है तो कितना प्रोविजन करेंगे? 100% प्रोविजनिंग की जाएगी। अभी डाउटफुल एसेट्स की हमने 3 कैटेगरीज देखी थी, D1, D2, D3। तो आप ये ध्यान रखिए, अगर डाउटफुल एसेट है, सिक्योर्ड एसेट है, उस केस में अगर D1 होगा स्टेज तो 20% की प्रोविजनिंग की जाएगी, D2 में 30% की और D3 में 100% की प्रोविजनिंग की जाएगी। थर्ड है आपके लॉस एसेट्स। एज द नेम सजेस्ट दैट दे आर लॉस एसेट्स, यानी इनको हमको पूरी तरीके से राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो यहां पर हम 100% प्रोविजनिंग करते। नेक्स्ट यहां पर आपको 2 टर्म्स दिए हुए हैं, GNPA और NNPA। GNPA स्टैंड्स फॉर ग्रॉस। यहां पर G का मतलब है ग्रॉस, ग्रॉस NPA यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और यहाँ N का मतलब क्या है? नेट, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो 2 तरीके का यहाँ पर आपको ये 2 टर्म यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला क्या है? ग्रॉस NPAs। ग्रॉस NPA का मतलब होता है टोटल ऑफ लोन एसेट्स विच आर क्लासिफाइड एज NPA, यानी टोटल वैल्यू ऑफ लोन्स। टोटल वैल्यू ऑफ लोन्स जो कि NPA हो गए हैं, यानी कि जो इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं। NPA होने का मतलब क्या है? यहाँ पर जिस पर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट ओवर ड्यू हो, जिसपे पे न किया गया हो फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा के लिए जिस पर पेमेंट न किया गया हो, वो टोटल वैल्यू जो होगी लोन्स की, उसको हम ग्रॉस NPA की कैटेगरी में रखते हैं। और इनमें वो सभी NPA एसेट्स आएंगी जैसे कि सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तीनों नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आपकी ग्रॉस NPA की कैटेगरी में आती हैं। तो आपका GNPA, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका टोटल NPAs। टोटल NPAs अगर हमको परसेंटेज में निकालना हो, टोटल NPA का मतलब क्या है? सबस्टैंडर्ड प्लस डाउटफुल प्लस लॉस एसेट्स अपॉन टोटल लोन्स। इट विल बी डिवाइडेड बाय टोटल लोन्स, कितना आपने टोटल लोन दिया है, इनटू 100। इसको यहाँ पर GNPA आपको मिल जाएगा। दूसरा क्या है? नेट NPAs, NNPA। ऐसे NPAs जिस पर बैंक ने जो प्रोविजंस बनाए हैं उसको डिडक्ट कर दे, जो बचेगा अमाउंट वो क्या कहलाएगा? नेट NPA कहलाएगा। यानी जितना हमारा टोटल NPA था उसमें से हम प्रोविजंस को डिडक्ट कर देते हैं तो हमको नेट NPA मिलता है, और यही नेट NPA एक्चुअली में बर्डन होता है बैंक्स पर। दैट मीन्स वी कैन से नेट NPA क्या है? हमारा एक्चुअल लॉस है। जितना भी प्रोविजंस बैंक ने बनाया था, यानी जो रिजर्व्स बनाए थे, उनको हटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपका नेट NPA होता है। NNPA कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ग्रॉस NPA माइनस प्रोविजंस डिवाइडेड बाय टोटल एडवांसेस माइनस प्रोविजंस इनटू 100। तो इससे हमको NNPA मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। इसके पहले सरफेसी एक्ट की बात हम क्यों कर रहे हैं? हमने देखा कि NPA हो गया, अब NPA को हम मैनेज कैसे करेंगे? हाउ टू मैनेज द NPA, इसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज यूज की जाएंगी? स्ट्रैटेजीज टू मैनेज द NPA, इसमें कई तरीके की स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं। पहली स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? प्रिवेंटिव हो सकती है। प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी, इसके लिए क्या कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग क्रेडिट अप्रेजल सिस्टम रख सकते हैं, जो प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए ताकि अर्ली वार्निंग हमको मिल सके।
यानी लोन्स का प्रॉपर ट्रैकिंग किया जाए ताकि हम जान सके कि कहीं कोई प्रॉब्लम अगर है तो हमें पहले से पता चल जाए। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ लोन पोर्टफोलियो, यानी कि किसी एक सेक्टर या किसी एक इंडस्ट्री में लोन्स ज्यादा से ज्यादा देने के बजाय उसको डाइवर्सिफाई करना ताकि जो रिस्क है वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा लोन्स जब बड़े अमाउंट में देना है तो उसको देने से पहले क्रेडिट रेटिंग चेक कर लेना, एज पर क्रेडिट रेटिंग लोन्स प्रोवाइड करना ताकि जो लॉस है उसके चांसेस कम हो सके। दूसरी कैटेगरी क्या है, वो है आपकी क्यूरेटिव स्ट्रेटजीज की। क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव का मतलब है प्रॉब्लम आने से पहले, क्यूरेटिव मतलब है प्रॉब्लम आने के बाद। इसमें सबसे पहला हो सकता है आपका वन टाइम सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि जो बोरोवर होता है वो कुछ पोर्शन अपने ड्यू का पेमेंट कर देता है एज अ फाइनल सेटलमेंट। आपने कई बार सुना होगा कि कुछ लोन जो था वो लंबे समय से ड्यू था, वो पेमेंट कराने के लिए कई बार इस तरीके की सिस्टम किए जाते हैं जहां पर बोरोवर को ये मौका दिया जाता है कि कुछ अमाउंट वो पेमेंट कर दे जिसको फाइनल सेटलमेंट मान लिया जाएगा। इसके अलावा हम लोन रीस्ट्रक्चरिंग भी कर सकते हैं। सेकेंड है रीस्ट्रक्चरिंग द लोन्स। रीस्ट्रक्चरिंग द लोन्स में क्या होगा, आप जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कितना होगा, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट कितना होगा, या फिर ईएमआई कितने की बनेगी, ताकि रीपेमेंट जो है वो आसान हो सके। इसके लिए लोन रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है। थर्ड बात आती है सरफेसी एक्ट की। सरफेसी का मतलब होता है, सरफेसी स्टैंड्स फॉर सेक्यूरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी एक्ट से क्या होता है कि बैंक को जब अपने डेट को कलेक्ट करना है, कब डेट को कलेक्ट करेगा, जब बोरोवर डिफॉल्ट कर जाता है पेमेंट करने में, तब बैंक या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने लोन दिया था उनको ये सरफेसी एक्ट के अंडर में ये परमिशन होती है कि जो भी बोरोवर है जिसने पैसा पेमेंट नहीं किया है उसकी रेसिडेंशियल और कमर्शियल एसेट्स का ऑक्शन किया जा सकता है, ऑक्शन कर सकती हैं बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एज पर द सरफेसी एक्ट 2002। यानी कि सरफेसी एक्ट क्या करता है, बैंक्स को परमिट करता है कि वो अपने एनपीएस को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकंस्ट्रक्शन रिकवरी टेक्निक्स। सरफेसी एक्ट बैंक्स को परमिट करता है बोरोवर की प्रॉपर्टी को पजेस करने के लिए विदाउट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत अगर हमें किसी बोरोवर से पोजेशन लेना है उसकी प्रॉपर्टी का, तो बिना कोर्ट जाए हुए हम उसकी प्रॉपर्टी को पजेस कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि एग्रीकल्चर लैंड को इंक्लूड नहीं किया गया है। प्लस एक बात और ध्यान रखेंगे कि जो सरफेसी एक्ट होता है ये सिर्फ सिक्योर्ड लोन्स पर एप्लीकेबल है। क्यों सिक्योर्ड लोन्स पर एप्लीकेबल है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एसेट है उसको लेकर के बैंक ऑक्शन करती है अपने पैसे को रिकवर करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पर सिक्योर्ड लोन्स पर ही सरफेसी एक्ट अप्लाई होता है। अगर एसेट अनसिक्योर्ड होगा तो क्या होगा, तब बैंक क्या करेगा, तो बैंक क्या करेगा कि डिफॉल्टर को कोर्ट लेकर के जाएगा और वहां पर मामले को सुलझाया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है सरफेसी एक्ट के, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला है टू स्ट्रेंथन द क्रेडिटर्स राइट ऑफ रिकवरी, दूसरा है टू पेव वे फॉर स्पीडी एनपीए रिकवरी, और थर्ड है टू एम्पावर एआरसीज फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड रिकवरीज। एआरसी का यहाँ मतलब है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स है सरफेसी के। पहला है कि क्रेडिटर को जो राइट मिल सके अपने जो लोन है उसको रिकवर करने का, दूसरा एनपीएस जल्दी रिकवर हो सके, और तीसरा जो आर्क्स हैं यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं उनको एसेट रिकंस्ट्रक्शन और रिकवरी करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है सरफेसी एक्ट डील्स विथ 3 थिंग्स। फर्स्ट है सिक्योरिटाइजेशन,
दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन और तीसरा है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो एनपीए है कन्वर्ट करना इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज। सिक्योरिटाइजेशन में क्या किया जाता है, एनपीए को कन्वर्ट कर दिया जाता है इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उसके बाद इनको सेल कर दिया जाता है। दीज आर सोल्ड टू एआरसीज, यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनको बेच दिया जाता है। ऐसा क्यों करती हैं बैंक्स? ताकि जो उनकी बैलेंस शीट है वो क्लियर रहे, और इससे क्या होता है कि जो रिस्क है और जो रिकवरी का काम है, इसमें क्या होता है, रिस्क और रिकवरी दोनों क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है एआरसीज पे। दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये एक प्रोसेस है। एसेट रिकंस्ट्रक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें जो एआरसीज हैं, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, वो कोशिश करती हैं जो वैल्यू है एनपीए की उसको रिवाइव या रिकवर कर सके, रिकवरिंग दी एनपीए अमाउंट। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। ये कैसे किया जाता है? बाय रिस्ट्रक्चरिंग और लिक्विडेटिंग दी एसेट्स। इसके लिए आरसी क्या कर सकती है कि पेमेंट जो है, टाइमिंग है, उसको रीशेड्यूल कर सकती है। इसके अलावा जो बोरोवर है उसके एसेट्स को टेक ओवर कर सकती है, या फिर ड्यूज का सेटलमेंट किया जा सकता है। ये सभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन का पार्ट होते हैं। और थर्ड है सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट का मतलब है कि जो भी बैंक्स हैं अंडर सरफेसी एक्ट, दे आर अलाउड कि जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, whosoever are the secured creditors, उन्होंने जो सिक्योरिटी रखी है, बैंक्स उसका पोजेशन ले सकते हैं। बैंक्स कैन टेक द पोजेशन विदाउट गोइंग टू कोर्ट। कोर्ट जाए बिना जो भी एसेट है, जो भी सिक्योरिटी है, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने रखी है, उसको बैंक्स पजेस कर सकते हैं बिना कोर्ट जाए, और जो उनका अमाउंट है उसको रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है एआरसीज, दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। शॉर्ट में दे आर कॉल्ड एज एआरसीज। अब एआरसीज क्या होते हैं? तो एआरसीज स्पेशल टाइप की फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो कि डेटर्स को खरीदती हैं। दे बाय द डेटर्स फ्रॉम द बैंक एट अ म्यूचुअली अग्रीड वैल्यू and then they attempt to recover the debt or associated securities by itself। यानी कि क्या होता है यहाँ पर कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो भी ऐसे डेटर्स हैं जिस पर पैसा रिसीव नहीं हो रहा है, उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है टू द एआरसीज, दैट आर द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसके बाद जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है वो उस डेट को रिकवर करने की कोशिश करती है। इससे क्या होता है कि बैंक का जो काम था रिकवरी करने का, और जो रिस्क इन्वॉल्व है, दोनों ही क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया बाय द बैंक्स टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये सभी आरबीआई में रजिस्टर्ड होती हैं। दी एआरसीज आर रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एंड दे आर रेगुलेटेड बाय सरफेसी एक्ट। तो आर्क्स क्या होते हैं? वो एसेट रिकंस्ट्रक्शन भी करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन भी करते हैं, या फिर दोनों। एक एआरसी अपने बिजनेस को तभी शुरू कर सकती है जब उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया हो। आफ्टर ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट। तो क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ एनपीए। ऑप्शंस हैं सबस्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा, स्टैंडर्ड एसेट्स, जिनको हम परफॉर्मिंग एसेट भी कहते हैं। ये एनपीए नहीं होते हैं, क्योंकि एनपीए क्या होते हैं, वो एसेट्स जो इनकम जनरेट ना करते हो, लेकिन स्टैंडर्ड या परफॉर्मिंग एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो इनकम जनरेट करते हैं।
तो एनपीए इनमें से स्टैंडर्ड एसेट्स या परफॉर्मिंग एसेट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेट के एग्जाम में जून 2025 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्वेश्चन है, अ टर्म लोन बिकम्स एनपीए इफ इट्स इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन्स ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन, ऑप्शन से 30 दिन, 60 दिन, 75 दिन या 90 दिन, 30 डेज, 60 डेज, 75 डेज या 90 डेज। तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 90 डेज। किसी भी लोन को हम एनपीए तब कह सकते हैं जब उस पे इंटरेस्ट या प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो ओवरड्यू हो फॉर मोर देन 90 डेज एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, 90 डेज। अगर आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।